Exim Coach. You export, we support. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव एक्जिम कोच एकेडमी से और आप सबको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने अपने 10 मिनट इस वीडियो में दे दिए तो यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, जब कभी भी नए एक्सपोर्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शुरू करने का प्रयास करते हैं तो उनके जहन में ये आइडिया आता है, उनकी ड्राइव जो होती है एक्सपोर्ट की वो ये होती है कि मेरे मामा का बेटा एक्सपोर्ट कर रहा है, मेरा कोई फ्रेंड एक्सपोर्ट कर रहा है तो मैं भी कर लूं। और वो बिना किसी तैयारी के सिर्फ देखा देखी लोगों को एक्सपोर्ट बिजनेस में आ जाते हैं। इसके बाद वो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और दूसरे वीडियोस देख देख करके अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनर्गल इंफॉर्मेशंस को अपने ऊपर लाद देते हैं। नतीजा ये होता है कि वो हताश होने लगते हैं और उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती। एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझने से पहले हमें कुछ बुनियादी बातचीतों को जानना बहुत आवश्यक है। मैं वही आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप बहुत बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। पहला नंबर एक चीज, सबसे पहले हमें अपनी कंट्री जिसमें हम रह रहे हैं उसे बेहतर तरीके से समझना होगा। क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं आप उसे किस नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब होगा, कोई बोलेगा भारत, कोई बोलेगा इंडिया, कोई बोलेगा हिंदुस्तान। लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी कंट्री जिसमें हम रह रहे हैं उसके ऑफिशियल नेम क्या है और ये ऑफिशियल नेम क्यों इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय बिजनेस में? तो दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे देश के ऑफिशियल नाम है दो। पहला नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और दूसरा नाम है भारत गणराज्य। ये जानकारी आप अपने पासपोर्ट को उठा करके भी देख सकते हैं, उसके पहले पेज पर यही चीज लिखी होगी। दूसरी चीज, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मीनिंग बेसिकली है क्या, कहां से ये सही जो है डेफिनेशन हमें पता चली। तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि एक्सपोर्ट है क्या। दोस्तों, whenever any goods or services taken outside from India, it is known as export। मैंने बड़ी सिंपल भाषा में बताया है कि जब कभी भी भारत से कोई गुड्स या सर्विसेज बाहर जाते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से whenever any goods bringing into India, it is known as import। यानी जब कभी हिंदुस्तान में, इंडिया में गुड्स ओवरसीज से आते हैं तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन कहां मिलेगी? इस डेफिनेशन को आप फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जीएसटी एक्ट में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन दी हुई है और कस्टम्स एक्ट 1962 में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो मैंने आपको इस तरीके से ये डेफिनेशन समझाने का प्रयास किया है। अब मैं अपनी दूसरी बात पे आता हूं कि क्यों एक्सपोर्ट किया जाए। इसके लिए दोस्तों एक बड़े से डब्लू को मैं बनाऊंगा जिसे आपको समझना होगा कि वाई एक्सपोर्ट। इसमें मैं 5 चीजें बता रहा हूं आपको क्रमशः। पहला है वाई एक्सपोर्ट, कि हम एक्सपोर्ट क्यों करें। तो दोस्तों, आज अगर मैं इंडिया में हूं और यहां पर नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है वो चल रहा है 30 डिग्रीज के आसपास, लेकिन इंडिया में ही थोड़ा और ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ जाए तो वहां पर टेम्परेचर काफी डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को चेंज कर देती है। अगर आप गर्मी वाले क्षेत्र में है तो आप टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, लेकिन कहीं उसी की उल्टी तरफ कहीं कोई बहुत सर्दी वाले क्षेत्र में भी है। तो एक्सपोर्ट जो है ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि ऐसी कंट्रियां, जैसे आप मान लीजिए टी शर्ट बना रहे हैं तो आपको उन कंट्रियों को टारगेट करना पड़ेगा जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैकेट्स बना रहे हैं, तो उन कंट्रियों को टारगेट करिए जहां पर सर्दी ज्यादा हो रही है। तो वाई एक्सपोर्ट को अगर हम लोग समझेंगे
दोस्तों एक्सपोर्ट की जो मार्केट है वो पूरा ग्लोब ही हमारा बिजनेस है। 180 से ज्यादा कंट्रियां हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बशर्ते कि आपको सही तरीके मालूम हो तो आप बेहतर पार्टनर ओवरसीज ढूंढ सकते हैं और अपने व्यापार को कर सकते हैं। दूसरी बात इसी कनेक्टिविटी में आती है कि हम एक्सपोर्ट करें तो करें क्या। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं, कहीं लेदर गुड्स है, कहीं फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, कहीं हैंडीक्राफ्ट है, कहीं स्पोर्ट्स गुड्स है। तो सही प्रोडक्ट का चुनाव करना, और सही से यहां पर मतलब है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का चुनाव करना अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों कई बार आपको यह भी समझना होगा कि इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है। आप डोमेस्टिक में जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि यही प्रोडक्ट आप सेम एज इट इज ओवरसीज कंट्री में भी बेच सकें। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, वहां का कल्चर अलग होता है, वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट भी स्पेसिफिक हो सकती है। उदाहरण के लिए समझाना चाहूंगा, मान लीजिए आप फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं, आप एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो बेड आप जैपनीज के लिए बनाएंगे, ठीक वही बेड आप अफ्रीकन के लिए नहीं बना सकते। उनकी हाइट्स अलग अलग हैं, उनका कल्चरल एनवायरनमेंट, वहां का वेदर सब अलग है। तो आपको जो बायर है, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। तो वाट में हमने ये समझा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए। इसी क्रम में अगर बात करें तो तीसरा हमारा जो डब्ल्यू आता है व्हेन एक्सपोर्ट, कि हम एक्सपोर्ट करें तो करें कब करें, क्या राइट टाइम क्या है उसका। तो उसके लिए भी आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि सही मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट निकल रही है, मार्केट को स्कैन करना पड़ेगा और डीप रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम कब एक्सपोर्ट करें। और यहां पर एक चीज बहुत भी महत्वपूर्ण है कि अगर टाइमली गुड्स बायर को नहीं मिला तो वहां पर भी संभावनाएं बिखर जाती हैं और हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो इसलिए अपनी लॉजिस्टिक्स टीम को, ट्रांसपोर्ट टीम को काफी मजबूती से रखना पड़ता है। इसी क्रम में मैं एक अगले डब्ल्यू की जो बात करूंगा कि वेयर एक्सपोर्ट। वेयर एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम किस कंट्री के साथ व्यापार करें, कंट्री का चुनाव किस तरीके से करेंगे। 180 देश हैं, इन 180 देशों के बारे में अगर जानकारी लेने लगेंगे, करने लगेंगे तो काफी समय लगेगा। तो मैं हमेशा अपने दर्शकों को, अपने बच्चों को यही बताता हूं कि पहले 5 कंट्रियों पे आप टारगेट करिए, उन 5 कंट्रियों की लिस्ट बनाइए, उनको पे रिसर्च करिए और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को डेवलप करिए। और यहाँ पर हमारा जो अगला डब्ल्यू आ रहा है वो आ रहा है कि हम किसको एक्सपोर्ट करेंगे। किसको एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, किसी एजेंट के माध्यम से करेंगे, या हम किसी और चैनल को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये डब्ल्यू हमें ये स्पष्टता प्रदान करता है। दोस्तों तीसरे चरण पर अब आ रहा हूं इस वीडियो के, और इस तीसरे चरण में आपको ये जानना अति आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं। स्टेक का मतलब होता है हिस्सा और होल्डर का मतलब होता है जो पकड़ रखता है। जैसे आपने बिजली का होल्डर देखा होगा जिसमें बल्ब लगता है, यानी एक ऐसा हिस्सेदार जो जिनका इंटरेस्ट है इस चीज में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। मैं एक एक करके बात को बताऊं। सबसे पहले अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो आपको कस्टम्स की जानकारी होनी चाहिए, इंडियन कस्टम्स की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप कस्टम्स एक्ट को रेफर कर सकते हैं, कस्टम्स मैनुअल को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कस्टम्स सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी दे रहा। फिर दूसरी तरफ हमारा महकमा आता है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की बात बताता है। आप इस पे भी ये दूसरा स्टेक होल्डर है, आपको डीजीएफटी के रूल्स को भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक तीसरा स्टेक होल्डर अगर बात करें तो ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि एक्सपोर्टर के, निर्यातकों के कॉमर्शियल रिस्क को कवर करती है। कॉमर्शियल रिस्क का मतलब कि एक एक्सपोर्टर है, वो कानपुर से लेदर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है और जर्मन के बाहर ने पैसे देने से मना कर दिया। काफी एफर्ट्स करने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं और उसने ईसीजीसी की पॉलिसी ले रखी है, तो उसके ऊपर एक सेफगार्ड है, वो एक सुरक्षित हो सकता है। ईसीजीसी की पॉलिसी उसे प्रोटेक्ट करेगी। और दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट माना जाता है जब फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट कंट्री में आ जाता है।
अगर आपने खूब सारा एक्सपोर्ट कर दिया लेकिन पेमेंट रियलाइजेशन नहीं हुई तो ये वही बात हो जाएगी कि आपने अपने गुड्स को क्या कर दिया, फ्री ऑफ गिफ्ट दे दिया, आपने गिफ्ट कर दिया। अब आप व्यापार करने बैठे हैं कि गिफ्ट बांटने बैठे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। चौथी बात करूं तो यहां पर आएंगे एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए भारत सरकार ने अलग अलग काउंसिल्स बना रखी है। कुछ काउंसिल्स के मैं नाम बताऊंगा, जैसे हैंडीक्राफ्ट के गुड्स के लिए हैंडीक्राफ्ट की काउंसिल बनी हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपीडा बनी हुई है। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर्स, फ्लावर्स, इन सब में काम करना चाहते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह में, तो अपीडा से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट है, स्पोर्ट्स गुड्स की है, फार्मास्यूटिकल्स की, और बहुत मतलब 12-15 तरीके की काउंसिल्स, ये भी आपको एक्सपोर्ट में असिस्ट करती हैं अपने मेंबरशिप के माध्यम से। इसी क्रम में अगर बात को और आगे बढ़ाएं तो बैंक भी एक स्टेक होल्डर है। दोस्तों बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बगैर भी अंतर्राष्ट्रीय काम को करना एक तरीके से असंभव है। आपका फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा वो बैंक अकाउंट में ही आएगा। आपको कोई एलसी ओपन करनी है तो बैंक से ही होगी। तो बैंक का भी एक स्टेक होल्डर है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बैंकिंग को भी समझना जरूरी होता है। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर्स हर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। और आगे अगर बात को बढ़ाऊं तो फीओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी भारत में जो निर्यातक हैं उनकी एजुकेशन का काम कर रही है, उनके लिए ट्रेड फैसिलिटेशन का काम कर रही है, ट्रेड फेयर लगा रहे हैं और अपने वेबिनार के माध्यम से काफी बेहतर और उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। इसी कंटिन्यूटी में अगर हम बात करें तो यहां पर हमें इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटरनेशनल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये स्टेक होल्डर्स, इनकी समझ और इन चीजों को गहराई से समझने के बाद ही आप एक क्लियर रोड मैप बना पाएंगे। पहले आपको बुनियादी चीजों को समझना हो। ये बुनियादी चीजें मिसिंग होंगी तो खाली कंटेनर की फोटो देखने से या किसी शिप को गुजरता हुआ देखने से आप मन मसो करके रह जाएंगे कि यार मुझे एक्सपोर्ट करना तो था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। ये सही समय है, आप अपना पेन पेपर उठाइए, अपने नोट्स बनाइए और ये लिखिए कि आपका कोर एम है क्या एक्सपोर्ट में और आप क्या करना चाहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपका प्रोडक्ट क्या है, पहले सबसे पहले आप एक अपने एम को क्लियर कर लीजिए कि आपका एम है क्या। और यकीन मानिए जब आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी, एक दृढ़ता आ जाएगी, एक मकसद मिल जाएगा, मकसद मिलते ही आपका पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप अपने आप काम करने लगेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, मनी हो, मार्केटिंग हो, आप सब पे काम कर ले जाओगे। सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट बिजनेस का मकसद लिखिए। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपको काफी हद तक समझ में आ गई होंगी और एग्जिम कोच के हर शनिवार को हमारा प्रयास रहेगा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित आपको जानकारियां प्रदान करूं और आप लोगों का स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@eximcoach.in पर। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है 8874567555। इस पे आप हमारे आने वाली क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। हमारा मेरा प्रॉमिस रहता है हर स्टूडेंट से कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरी एनर्जी के साथ करे और हम उसे पूरा सहयोग करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।